शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए शुरुआत करते हैं आज के शो की। कनाडा में बिश्नोई गैंग ने कोहराम मचा रखा है। 16 अक्टूबर को कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर तीसरी बार फायरिंग हुई और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। इस घटना के बाद शाम को ही एक बिजनेसमैन की कोठी पर भी धड़ाधड़ गोलियां चली और इस फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली। ये सब तब है जहां कनाडा में लॉरेंस गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। 16 अक्टूबर, 7 अगस्त और 10 जुलाई ये तस्वीरें कनाडा की हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे की। कैफे के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। कनाडा में कपिल शर्मा की कैफे पर फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। इस तरह फायरिंग की यह तीसरी घटना है और तीनों बार फायरिंग कराने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। कपिल शर्मा की कैफे पर फिर से फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू नेपाली ने ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लॉरेंस गैंग ने कहा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फायरिंग की जिम्मेदारी मैं कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों लेते हैं। हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं। जिनसे हमारा झगड़ा है वो हमसे दूर रहे। जो लोग अवैध काम करते हैं, लोगों से काम करवाकर पैसे नहीं देते, वो भी तैयार रहे। जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो भी तैयार रहे। गोली कहीं से भी आ सकती है। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कपिल शर्मा की कैफे पर हुई फायरिंग में खिड़कियों के कांच हर बार टूटे। हालांकि दोनों बार किसी शख्स को कोई गोली नहीं लगी। वारदात के बाद कई दिनों तक कैफे बंद रहा और फिर खोला गया। इससे पहले दोनों बार फायरिंग के बाद कपिल शर्मा की मुंबई सिक्योरिटी रिव्यू की गई थी। अब तीसरी बार फिर से फायरिंग हुई है, जिसमें शूटर्स वीडियो में लगातार गोलियां चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले 7 अगस्त को भी कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई थी, जिसमें फायरिंग का 9 सेकंड का एक वीडियो सामने आया था और धड़ाधड़ फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी तरह 10 जुलाई को भी कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई थी। फायरिंग के एक दिन बाद कैफे प्रबंधन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि वो इस झटके से उबर रहे हैं, लेकिन हिंसा के खिलाफ उनका रुख दृढ़ है। तीनों बार हुई फायरिंग की ये जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। कपिल के कैफे पर फिर से फायरिंग हुई। कपिल के कैफे पर पहली फायरिंग 10 जुलाई को हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी हरजीत सिंह लड्डी, जो कि एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, उसने ली थी। दूसरी बार फायरिंग 7 अगस्त को हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस गैंग से जुड़े हरी बॉक्सर का ऑडियो सामने आया था। इसमें सलमान खान को शो में बुलाने को लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी। और अब तीसरी फायरिंग 16 अक्टूबर को हुई। इसकी भी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग से जुड़े लोगों ने ली है, जिसमें कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों के नाम शामिल हैं। मामला सिर्फ कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग तक सीमित नहीं है। कनाडा में लॉरेंस गैंग ने और भी जगह फायरिंग करके कोहराम मचा रखा है। 16 अक्टूबर की शाम को एक बिजनेसमैन की कोठी पर भी फायरिंग की गई। ब्रैम्पटन में फायरिंग हुई है, जिसमें एक जमींदार रेस्टोरेंट है जो कि एक इंडियन चलाते हैं। उस रेस्टोरेंट के बाहर से कुछ शूटरों ने फायर किए हैं। हालांकि इसमें कोई इंजर्ड नहीं हुआ है और कनाडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस फायरिंग के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ गोल्डी ढिल्लन है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस फायरिंग की और ये कहा है कि ये जो बिजनेसमैन है ये उसके खिलाफ चल रहा था, उसकी बात नहीं मान रहा था। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लों ने ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, सत श्री अकाल, मैं गोल्डी ढिल्लों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जमींदार बार एंड ग्रिल में जो शूटिंग हुई, इस फायरिंग की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इसका हमारे पैसों से कोई विवाद नहीं था, बस इसे थोड़ी अक्ल देने की जरूरत थी। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, फिल्म में इसकी जान भी जा सकती है अगर इसने बोलने की तमीज नहीं सीखी। कनाडा सरकार ने जब से बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट गैंग करार दिया है, तब से लगातार कनाडा में अलग अलग जगहों पर बिश्नोई गैंग गोलियां चला रहा है। आइए बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब में एक भ्रष्ट डीआईजी की काली कमाई का भांडाफोड़ हुआ है। उसके पास से 5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना, मर्सिडीज ऑडी जैसी 22 लग्जरी गाड़ियों के साथ कई फ्लैट और जमीन के पेपर भी बरामद हुए हैं। सीबीआई ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते दबोच लिया।
चंडीगढ़ में आईपीएस सुसाइड केस में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच में भ्रष्टाचार का एंगल भी सामने आया है। फिलहाल ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इस बीच पंजाब के एक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। 5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना, मर्सिडीज, ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां, ये सब किसी नेता या बिजनेसमैन के घर से बरामद नहीं हुआ है, बल्कि पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण भुल्लर के घर से मिला है। सीबीआई ने पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण भुल्लर और एक व्यक्ति को 8 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। उनके पास से 5 करोड़ नकद और लग्जरी सामान भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किया गया अफसर 2009 बैच का आईपीएस अधिकारी है, जो फिलहाल रूपनगर में डीआईजी के पद पर तैनात था। सीबीआई ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि डीआईजी ने अपने एक करीबी के जरिए 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, ताकि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को सेटल किया जा सके और आगे कोई कार्रवाई न की जाए। इसके अलावा अफसर हर महीने नियमित तौर पर अवैध भुगतान की भी मांग कर रहा था। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आया, डीआईजी रोपड़ रेंज के द्वारा जो रिश्वत मांगी गई थी वो एक मिडल मैन के थ्रू मांगी गई थी और कहा गया था कि रिश्वत देने के बाद स्क्रैप डीलर जो कि सीबीआई का कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ जो पुलिस केस चलता है वो बंद कर दिया जाएगा और हर महीने उसको रिश्वत देनी पड़ेगी अगर उसने अपना स्क्रैप का काम स्मूथली चलाना है। सीबीआई ने शिकायत की जांच के बाद जाल बिछाया और चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में डीआईजी के करीबी को 8 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ट्रैप के दौरान सीबीआई ने डीआईजी को एक कंट्रोल्ड कॉल भी करवाई, जिसमें उसने रिश्वत की रकम मिलने की पुष्टि की और शिकायतकर्ता और अपने साथी को ऑफिस बुलाया। इसके बाद सीबीआई की टीम ने डीआईजी को उसके ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की तलाशी में डीआईजी के ठिकानों से भारी बरामदगी हुई है। करीब 5 करोड़ रुपए नकद, 1.5 किलो सोना, जेवरात, पंजाब में कई प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज, मर्सिडीज और ऑडी जैसी लग्जरी कारों की चाबियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब की बोतलें, एक डबल बैरल गन, पिस्तौल, रिवॉल्वर, एयर गन और गोला बारूद मिले हैं। सीबीआई ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 17 अक्टूबर 2025 को अदालत में पेश किया जाएगा। जांच और तलाशी की कार्रवाई अभी जारी है। डीआईजी रोपड़ रेंज की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि सीबीआई ने 5 करोड़ रुपया कैश, 1.5 किलो सोने के साथ 22 लग्जरी वॉचेस भी उनके घर से रिकवर की है और लगातार इस केस की अलग अलग पहलुओं पे जांच की जा रही है और देखा जा रहा है कि इस रिश्वतखोरी के पीछे कोई नेक्सस तो नहीं है। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना, फॉर एनडीटीवी, चंडीगढ़। दिल्ली के शास्त्री पार्क में कल रात 2 भाइयों पर गोलीबारी हुई है। दोनों भाई अपने घर जा रहे थे कि तभी कुछ अज्ञात बदमाश आए और उन पर गोलियां बरसा दी। घटना के बाद एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। दिल्ली एनसीआर में दिन पर दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब पूर्वी दिल्ली में शास्त्री पार्क इलाके में बदमाशों ने 2 युवकों को सरेआम गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक ये घटना कल रात करीब 12 बजे की है। शास्त्री पार्क इलाके में दोनों लड़के अपने घर से कैलाश नगर जा रहे थे, तभी रात में कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। बाद में जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तब पता चला कि उमाम नाम के शख्स की मौत हो चुकी है, तो वहीं उसका भाई नदीम गंभीर रूप से घायल है। दोनों भाइयों की उम्र 18 से 20 साल थी। यही पता चला कि कैलाश नगर से कि यहाँ पर गोली मार दी है उसको, तो मैं हॉस्पिटल में ढूंढ दिया, मुझे कहीं पता ही नहीं चला। 0 पुस्ते सब में ढूंढ दिया है। अब फोन आ रहा है 0 से GTB से, लड़की मेरी गई हुई है वहाँ पर, तो वो बता रही है कि मतलब इसके खत्म हो गया। क्या नाम है जो इसको बोल रही है? उमम नाम है। और दूसरा लड़का कौन है? नदीम। नदीम कौन है आपका? मेरे साली का लड़का। वो यहाँ क्या करने आए थे? अब घर से आ रहे होंगे, वो यहाँ से अपनी मम्मी के पास जा रहे होंगे यहाँ से। उमाम के पिता ने बताया कि उनको कुछ हादसे की जानकारी नहीं थी और किस बात पर उनके बेटे को गोली मारी गई ये भी नहीं पता है। फिलहाल पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस को अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोलीबारी के पीछे की वजह क्या थी और हमलावर कौन थे।
जांच अधिकारियों का कहना है कि नदीम के होश में आने और बयान देने के बाद ही हमलावरों की पहचान और घटना के कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ अहम सुराग जुटाए हैं और आसपास की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस मामले में पुलिस जल्द ही हमलावरों तक पहुंचने की उम्मीद जता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो त्योहारों के मौसम में जहां बाजारों में रौनक बढ़ रही है, तो वहीं मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी ही साजिश का पर्दाफाश किया है जो हजारों लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकती थी। त्योहारों के मौसम में जहां बाजारों में रौनक बढ़ रही है, तो वहीं मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी ही साजिश का पर्दाफाश किया है जो हजारों लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकती थी। ये तस्वीरें दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके की हैं, जहां सैकड़ों किलो मिलावटी मिठाइयां बरामद की गई हैं और ये बरामदगी खाने पीने की चीजों में मिलावट की शिकायत के बाद दक्षिणी रेंज क्राइम ब्रांच ने की। पुलिस के मुताबिक इन मिलावटी मिठाइयों को दीपावली के दौरान दिल्ली के ही अलग अलग इलाकों में सप्लाई की जानी थी। जांच में सामने आया है कि मिठाई को प्रतिबंधित केमिकल और मिलावटी मावे से तैयार किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस को एक गोदाम में मिल्क केक और कलाकंद के सैकड़ों बॉक्स मिले। इन मिठाइयों में प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थ मिलाकर उन्हें त्योहारी सीजन में दुकानों पर सप्लाई करने की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने मौके से करीब 2500 किलो मिठाई जब्त की। बरामद मिठाई को सील कर दिया गया है और सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इतनी बड़ी बरामदगी के बाद अब पुलिस गोदाम संचालक और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों की पहचान में जुटी है। साथ ही इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। हर साल दिवाली से पहले नकली मिठाई बनाने वाले गिरोह एक्टिव हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है। खतरनाक केमिकल और गंदे पदार्थों से बनाई जाने वाली मिठाई दिवाली पर बेची जानी थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में फैक्ट्री मालिक ताराचंद्र अग्रवाल सहित 16 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। मिलावट से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश के गुना से आया, जहां डाक विभाग की गाड़ी से मिलावटी मावा की तस्करी की जा रही थी। खाद्य विभाग ने यहां से 20 क्विंटल मावा बरामद किया। मावा की भरी बोरियों पर गुना और अशोकनगर के व्यापारियों के नाम कोड वर्ड में डाले गए थे। अब इन व्यापारियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। तो वहीं खाद्य विभाग ने बरामद मिलावटी मावा को सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही गाड़ी में मौजूद 2 लोगों को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। डाक पार्सल गाड़ी के द्वारा आज मावा लाया जा रहा है। इसी को देखते हुए हमने डाक पार्सल गाड़ी का ट्रेस किया और प्रधान डाकघर गुना में जाकर के देखा तो वहाँ एक डाक पार्सल गाड़ी डाक पार्सल उतार रही थी। डाक पार्सल उतारने के बाद में जब हमने इसमें चेक किया तो लगभग 40 कट्टे मावा के भरे हुए पाइप, जिसका वजन लगभग 20 क्विंटल है। वहाँ पर हमने जब गाड़ी के मालिक को बुलाया तो श्री राम सेवक शर्मा इसके गाड़ी के मालिक पाए गए, जिनसे हमने पूछताछ की और उन्होंने बताया कि ये मावा ग्वालियर से गुना एवं अशोकनगर के व्यापारियों को देने के लिए रखा गया है और इसमें जो माल भरा हुआ है, जो कट्टे रखे हुए हैं, उन पर कोड वर्ड में शब्द लिखे हुए हैं, जिन पर अशोकनगर गुना ऐसा छपा हुआ है, जिनके बारे में हम व्यापारियों से जांच पड़ताल चाहते हैं। दिवाली से पहले मिलावट के खिलाफ दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी बड़ी कार्रवाई चल रही है। नोएडा में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से लिए गए एक्शन में 1000 किलो से ज्यादा मिलावटी मिठाइयां बरामद की गई। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाइयों में हजारों किलो मिलावटी सामान बरामद किया गया है। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में अनवरत छापामार कार्रवाई चल रही है। आम जनता को किसी भी प्रकार से दूषित या मिलावटी खाद्य पदार्थ न मिलने पाए, तो इसके लिए हम लगातार छापामार कार्रवाई कर रहे हैं और जो हमारी सचल प्रयोगशाला है, इसके माध्यम से हम इनका प्राथमिक परीक्षण कर लेते हैं। यहाँ 4621 जगहों पर जांच के बाद 2085 जगह छापेमारी की गई। इन छापों के दौरान 2853 नमूनों की जांच की गई और 2993 क्विंटल मिलावटी सामान जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ 88 लाख बताई गई। इतनी बड़ी बरामदगी के बाद 1155 क्विंटल मिलावटी सामान नष्ट किया गया। टोटल लगभग 200 के आसपास हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण की गई। 56 जो है छापे पड़े हैं, इसमें 30 लाख के आसपास की सिगरेट की गई है। इसमें आपके मटर भी है, खोआ भी है, मस्टर्ड ऑयल भी है
और आपकी पनीर भी है, इनको डिस्ट्रॉय भी कराया गया है और 30,000 के आसपास जो है वह नष्ट कराएगा अभी तक जो कार्रवाई है। और लगातार ये कार्रवाई जो है आपकी चलती रहेगी। ये सबसे तक कार्रवाई जो हमारे चलती रहेगी जब तक कि परिणाम नहीं दिया गया। त्योहारी सीजन में मिठाइयों में मिलावट का काला कारोबार तेजी से पनप रहा है, तो वहीं रफ्तार से मिलावट के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है ताकि किसी की सेहत से खिलवाड़ न हो सके। लेकिन मिलावट की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इससे बचना नामुमकिन सा लगता है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी है। सूची में 40 स्टार प्रचारकों के नाम हैं। प्रचारकों की सूची में नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। सूची में संजय झा, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर के नाम हैं। सूची में सरयू राय, श्रवण कुमार, उमेश कुशवाहा के नाम भी हैं। तो जेडीयू की सूची में 40 स्टार प्रचारकों के नाम हैं, जिसमें एक नाम खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी है। नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं के नाम इस सूची में हैं। सूची में संजय झा, ललन सिंह, सरयू राय, श्रवण कुमार, उमेश कुशवाहा के नाम शामिल हैं। तो ये आपको हम ये सूची भी दिखा रहे हैं, स्टार प्रचारकों की ये सूची। जेडीयू के 40 स्टार प्रचारक जो कि जेडीयू का बिहार विधानसभा चुनाव में नेतृत्व करेंगे और चुनावी मैदान में इन तमाम दिग्गजों को और स्टार प्रचारकों को जेडीयू के लिए जनता का भरोसा और वोट मांगते हुए देखेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजनीति में बुर्का बड़ा मुद्दा बन गया है। अब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इसको लेकर बयान देते हुए कहा कि चुनाव में बुर्का उठाकर देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब इन्हें पासपोर्ट बनाना होता है, जब ये पासपोर्ट लेकर अपना एयरपोर्ट के लिए जाते हैं तो बुर्का उठाकर मुंह दिखाते हैं ना, लेकिन मतदान केंद्र पर बुर्का उठाने में शर्माती है। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि अभी लल बबुआ विदेश घूमकर आए हैं, जब चुनाव का ऐलान हुआ तो वे बायोस्कोप से उम्मीदवार देख रहे थे। बुर्का पर क्या हंगामा? कौन सा कानून? इस्लामिक कंट्री है क्या? ये बाबा साहेब के संविधान से चलता है और बाबा साहेब के संविधान से चलता है तो आधार कार्ड दिखाएंगे। कहां आधार कार्ड दिखाएंगे? कोई पासपोर्ट बनाना होगा तो आधार कार्ड दिखाएंगे। एयरपोर्ट जाएंगे तो बुर्का उठाकर मुंह दिखाएंगे। नेपो बॉय जिसे पता नहीं है, ये कलावती के घर में रात भर दिन घूमा, रात भर मीडिया में चला, गरीबी सीट में गई। इन्हें क्या मतलब है दलित और महादलित? ये तो नेपो बॉय है, बबुआ है, अभी घूम के आए हैं। चुनाव की घोषणा हुई, बायोस्कोप से कैंडिडेट देख रहे थे, वर्चुअल से कैंडिडेट ठीक कर रहे थे। ये नेपो बॉय मतलब लल बबुआ। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण CAQM ने कुछ दिन पहले ग्रैप 1 लागू किया था। AQI 200 के पार पहुंच गया था, लेकिन अब प्रदूषण और बढ़ रहा है। AQI 250 से 300 के करीब पहुंच गया है। हवा में धुंध देखने को मिली। लोगों का कहना है कि सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली NCR में ठंड की शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन ठंड के साथ साथ दिल्ली की हवा में भी जहर घुलता जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। राजधानी में हवा न के बराबर चल रही है। दिवाली से पहले ही सुबह सुबह धुंध की चादर दिखाई देती है। दिन के समय दिल्ली में तेज धूप खिलती नजर आती है और रात होते ही ठंड फिर से बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में ये हवा में स्मॉग और बढ़ सकता है। ये तस्वीरें सुबह सुबह इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बाहर की हैं। हवा में स्मॉग साफ देखा जा सकता है। विजिबिलिटी कम होती जा रही है, लोगों को भी दिक्कतें हो रही है। पोल्यूशन इतना हो चुका है कि मतलब देख रहा हूँ रास्ता घाट, मतलब इतना धूल और डस्ट, बहुत पोल्यूशन है, बहुत। पूरे दिल्ली NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रैप 1 पहले ही लागू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त धूल नियंत्रण के उपाय जैसे एंटी स्मॉग गन का प्रयोग किया जा रहा है।
सभी निर्माण एवं ध्वस्तीकरण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों का कड़ाई से पालन करने के आदेश है, जिसमें 500 वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए स्वीकृत डस्ट मैनेजमेंट प्लान का पालन भी शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण प्रतिबंधों में कचरा पत्तों और अन्य अपशिष्ट सामग्री का खुले में जलाना पूरी तरह से वर्जित है। दिल्ली एनसीआर का औसतन AQI 250 के करीब पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि हवा बहुत खराब हो चुकी है। इससे शहर के कई हिस्सों में धुंध छाई हुई है और इससे विजिबिलिटी कम हो गई है। इंडिया गेट जैसे प्रतिष्ठित स्थल भी इस प्रदूषण की चपेट में आ चुके हैं, जहां धुंध के कारण साफ देख पाना मुश्किल हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति और प्रदूषण के स्रोतों के आधार पर इसके बहुत खराब श्रेणी में भी जाने की संभावना है। लोगों को अभी से दिक्कतें हो रही हैं। सर आज पोल्यूशन कुछ ज़्यादा रहा है और डस्ट मट्टी काफ़ी उड़ी है रोडों पे और आंखों में धुंधलापन छाया है आज के पोल्यूशन से। तो इसको सरकार को देखना चाहिए, थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन और रोडों पे जो है डस्ट मट्टी गाड़ी की वजह से कुछ ज़्यादा ही हो रही है। कल मेरी आइस भी लाल हो रही थी और आज मॉर्निंग में भी चुभन सी हो रही है। पॉल्यूशन का दिक्कत तो है, गले में खराश भी है उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, और खांसी जुकाम और तबीयत को भी थोड़ा डाउन कर रही है। अच्छा, आँख में जलन भी? आँख में जलन है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है सर, और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। इतनी पहले से मतलब कि बताएं दिल्ली सरकार ने गृह वन लगा दिया ऐसा है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, पानी छिड़काव कहीं भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इस सरकार में सर। तो वहीं एम्स के डॉक्टर का कहना है कि हमें घर में ही रहना चाहिए, फिलहाल प्रदूषण से खुद को बचाने में ही भलाई है। ज्यादातर आपको जब हमारी दिवाली आ रही है कि उसमें हमें ज्यादातर इंडोर्स रहना चाहिए और पोल्यूशन से बचना चाहिए, ताकि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। और यही हमारा सलाह रहेगा, चाहे आप कहीं पे भी हों। ठीक है, पोल्यूशन दिल्ली में तो एक और पूरे देश में बहुत सारे मेजर सिटीज में थोड़ा ये प्रॉब्लम हमारा एयर क्वालिटी का रहता है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, क्योंकि हर चीज आप कंट्रोल करना मुश्किल होता है। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को मंजूरी दे दी, लेकिन दिल्ली की हवा दिवाली से पहले ही जहरीली हो रही है। आने वाले दिनों में प्रदूषण के बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सरकार कितनी सख्ती बरतेगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और देख रहा है इंडिया में वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रामनगरी अयोध्या में कैसी चल रही है दीपोत्सव की तैयारियां। इन्हीं तस्वीरों के साथ लौटेंगे, बने रहिए। देख रहे हैं इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब और चंडीगढ़ में सीबीआई ने एक बड़े रिश्वतखोरी मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई पंजाब पुलिस के एक डीआईजी से जुड़ी है, जो कुछ दिन पहले एक व्यापारी से रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। आरोप है कि डीआईजी ने एक व्यापारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर निपटाने और पुलिस की किसी भी सख्त कार्रवाई से बचाने के बदले में बड़ी रकम की डिमांड की थी। सीबीआई की तलाशी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। डीआईजी के घर से 7.5 करोड़ रुपए कैश, 2.5 किलो सोना, रोलेक्स और रैडो जैसी ब्रांड की 26 लग्जरी घड़ियां, 50 से ज्यादा परिजनों या संदिग्ध बेनामी प्रॉपर्टी के कागज समेत 4 लाइसेंसी हथियार और 100 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और अब खबर यूपी के बागपत से, जहां से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। 1 महीने का बच्चा सड़क पर रो रहा है। बच्चे के पिता जेल में हैं और मां की मौत हो चुकी है। बच्चा सड़क पर पड़ा रोता रहता है और लोग अपने काम में लगे रहे। इस तस्वीर को देखकर लगता है जैसे समाज की संवेदनशीलता खत्म सी होती जा रही है। बागपत से ऐसी तस्वीर सामने आई जो हर किसी का कलेजा छलनी कर दे। एक ऐसी तस्वीर जो इंसानियत को शर्मसार कर दे।
ये तस्वीर है 1 महीने के मासूम की, जो जमीन पर पड़ा बिलबिला रहा है और बगल में लोग ऐसे खड़े हैं जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। मासूम सड़क पर पड़ा रो रहा है और लोगों की भीड़ इस मासूम को उठाने की जगह तमाशा देख रही है। बहुत देर तक हुई असंवेदनशीलता के बाद एक शख्स की मानवता जागी तो उसने उस मासूम को उठाया। सवाल ये है कि जिस बच्चे के पिता जेल में है और माँ की मौत हो गई, तो बच्चा आखिर किसके भरोसे पर रखा गया? क्या रिश्ते नाते के लोगों को उस नन्ही सी जान पर जरा भी तरस नहीं आया जो उसे सड़क पर फेंक दिया? पोस्टमार्टम होने के बाद में बॉडी हमने ससुराल पक्ष को ही सौंप दी थी। मैंने कहा जी अंतिम संस्कार इसका धर्म के हिसाब से होना चाहिए। तो अंतिम संस्कार हुआ वहाँ पे हमने उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया। ठीक है जी, हमने उनके साथ वहाँ पे पूरा कोऑपरेट किया। और क्योंकि FIR पहले से ही हो रखी थी, परसों से ही, वो पुलिस ने ही ऑटोमेटिक करी थी। हॉस्पिटल में डेथ हुई थी उसकी, तो उसकी वजह से आज जैसे अंतिम संस्कार करके आ रहे, तो पुलिस ने उसको, जो आरोपी है, हिरासत में ले लिया। क्या नाम है, अशोक कुमार, उसे हिरासत में लिया। उसको हिरासत में लिया। मोनिका का पति जी, मोनिका का पति। पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मोनिका के घर वालों के साथ जमकर मारपीट की गई और छोटे बच्चे को सड़क पर फेंक दिया गया। पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए आरोपी पति अशोक के खिलाफ परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और इस पूरी घटना के शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विपिन सोलंकी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में इस साल दीपोत्सव के मौके पर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं। इस साल दीपोत्सव में 26,11,101 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा, तो दूसरा सरयू आरती में 2100 दीपदान करके आरती की जाएगी। अयोध्या में दीपोत्सव से जुड़ी तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार रामनगरी अयोध्या 26 लाख दियों से रोशन हुई। इसके साथ ही अयोध्या के नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो जाएंगे। पहला रिकॉर्ड 26,11,101 दीप जलाने का, तो वहीं दूसरा रिकॉर्ड सरयू आरती में 2100 दीपदान का। बीते साल भी इसी तरह भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। दीपोत्सव 2024 समारोह के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा गया था। सरयू नदी का तट 25 लाख से ज्यादा दियों से जगमगाया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल के दियों का प्रदर्शन था। एक और उपलब्धि तब हासिल हुई जब एक साथ सबसे ज्यादा लोगों ने दिया जलाया। उस वक्त तब CM योगी ने पहले दीपोत्सव को याद किया था। सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। रामायण का यह दृश्य, प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन के उत्सव के रूप में दीपोत्सव का यह आयोजन इसी श्रृंखला का हिस्सा है। और मुझे तो अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव का 8वां कार्यक्रम, इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना भी हमने किया, लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव का क्रम कभी थमा नहीं है, कभी नहीं थमा है। कोरोना कालखंड में भी यहां पर एक नए रिकॉर्ड बनते गए और मैं मानता हूं आज फिर दीपोत्सव का एक कार्यक्रम, मां सरयू की आरती के कार्यक्रम ने भी कुछ नए रिकॉर्ड बनाए होंगे। दीपोत्सव के आयोजन में इस बार भी तकनीक का इस्तेमाल होने वाला है। इस साल ड्रोन शो में 1100 ड्रोन उड़ाए जाएंगे। पिछले साल 500 ड्रोन के साथ शो किया गया था, जबकि इस बार 1100 ड्रोन से 10 आकृतियां आसमान में दिखाई पड़ेंगी। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके लिए AI कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आने वाली भीड़ का हेड काउंट किया जा सके। इस बार दीपोत्सव 2025 के अंदर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। एक तो दियो के प्रज्वलन का बनाया जाएगा, इसके साथ ही सरयू घाट पर आरती का भी कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 2100 दीपदानों से एक साथ आरती करी जाएगी सरयू घाट के अलावा। अयोध्या में दीपोत्सव पर आने वाले लोगों के लिए प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अयोध्या के प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया जाएगा। दीपोत्सव कार्यक्रम के अंदर कुछ नवीन चीजें भी इस बार इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं।
जो ड्रोन शो होता रहा है, जो पिछले वर्ष भी हुआ था, जिसमें संख्या 500 थी, इस बार 1100 ड्रोन एक साथ अलग अलग उनकी 10 आकृतियां हमें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही AI कैमराज रहेंगे जो कितनी भीड़ आ रही है उसका एक क्राउड मेजरमेंट डेटा भी अपने आप में प्रोड्यूस करेंगे। इस बार राम की पैड़ी पर भव्य पुष्पक विमान बनेगा जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण और सेल्फी पॉइंट बनेगा। ये 32 फीट लंबा, 25 से 30 फीट ऊंचा और 20 फीट चौड़ा मोर की आकृति वाला विमान भगवान श्री राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने की कथा को दर्शाएगा। आने में समय गया है हमारा 12 से 15 दिन। हम बनारस से इसको टुकड़ों में बना करके लाए हैं और यहाँ पर ला करके असेंबल कर रहे हैं। यहाँ पे ला करके असेंबल करने में हमारा ये आज तीसरा दिन। अयोध्या दीपोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। अयोध्या के मेयर ने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। अयोध्या का दीपोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। अयोध्या वह धरती है जहाँ पर असत्य पे सत्य की विजय की मान्यता पूरी दुनिया में जाती है। अयोध्या वह धरती है जहाँ पर न्याय पे अन्याय पर न्याय की विजय की मान्यता पूरी दुनिया में जानती है। अयोध्या वह धरती है जहाँ पर यह माना जाता है कि अंधेरा खत्म होगा और दिया जलेगा। यह संदेश पूरी दुनिया में जाएगा और अयोध्या उसके लिए फिर से तैयार है। पुलिस प्रशासन भी दीपोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा के लिहाज से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डीएम और एसएसपी खुद सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे हैं। 5 देशों से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आ रहे हैं जो कि रामायण की प्रस्तुति करेंगे। इसके अलावा दीपोत्सव जो होता है, फायरवर्क शो होता है, ड्रोन शो होता है, प्रोजेक्शन शो होता है, ये सभी शो इस बार कराए जाएंगे। हम लोगों की तैयारियां चरम पर है और हम लोग समय रहते तैयारियां भी पूरे कर लेंगे। सभी स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। आज भी यहाँ पर जो मूवमेंट होना है, पब्लिक का मूवमेंट होना है, जो व्हीकल्स का मूवमेंट होना है, जहाँ से ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लगनी है, जहाँ पर पार्किंग्स बननी है और कहाँ पर बाकी कार्यक्रम होने हैं, उस सभी का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इस बार अयोध्या नगरी 26 लाख दियों से रोशन होगी और इस बार भी अयोध्या के नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बात करते हैं एनडीटीवी वर्ल्ड समिट की। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में देश और दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसूरिया और यूके के पूर्व सीएम ऋषि सुनक जैसे नाम शामिल हैं। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 का आगाज हो चुका है। कई जानी मानी हस्तियां इस वर्ल्ड समिट में शिरकत कर रही हैं। इनमें दुनिया भर में मशहूर बैले डांसर और क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट डॉक्टर मैरिट मूर ने रोबोट के साथ डांस किया। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में वर्ल्ड फेमस बैले डांसर मैरिट मूर के डांस ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। डॉक्टर मूर क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स में अपने अभूतपूर्व कार्य के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने दुनिया के कुछ शीर्ष बैले डांसर के साथ भी नृत्य किया है, जिससे ये साबित होता है कि विज्ञान और कला न केवल एक साथ रह सकते हैं, बल्कि एक साथ फल फूल भी सकते हैं। इसके साथ ही एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के मंच पर वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने गाना गुनगुनाया। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जिस देश में गंगा बहती है। तमन्ना जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ल्ड समिट में ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक से लेकर श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसूरिया समेत दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आज पटना पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए एकजुट है और एक बार फिर जीत दर्ज करने जा रहा है। फडणवीस ने कहा कि बिहार में मोदी और नीतीश का जादू चल रहा है।
पर मोदी जी का और मोदी जी पर बिहार का बहुत प्यार है। मोदी जी और नीतीश जी, इनका जादू बिहार पर चल रहा है। और ये जो हमारा एनडीए है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, ये सब मिलकर एक बहुत अच्छी जीत बिहार में दर्ज करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी लोग जानते हो कि ये महाठगबंधन है, जनता को भी ठगता है, अपने पार्टनर्स को भी ठगता है और एक दूसरे को ठगने का काम चल रहा है। ये कुछ भी कर ले, ऊपर से कितना भी दिखाए, तब भी अंदर से ये एक नहीं हो सकते, क्योंकि सारे के सारे केवल सत्ता के लालची हैं। इनको बिहार से कोई लेन देन नहीं है, इनको केवल सत्ता से लेन देन है। इसलिए ये न साथ आ पाएंगे न साथ लड़ पाएंगे। मैं आपको दावे से कहता हूँ इनकी बुरी हार होने वाली है। और बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज पटना में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन को संबोधित किया। गृहमंत्री ने जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मैं पूछना चाहता हूं, लालू एंड राहुल कंपनी को, कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित हो चुका है। हमने तो मांग की है, शायद सालों के बाद, दशकों के बाद पहला चुनाव होगा जो पूरे बिहार में शाम को 5 बजे तक होगा, क्योंकि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। बिहार के एक भी थाने में अब नक्सलियों की तूती नहीं बोलती। धीरे 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 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में और 11 साल की डबल इंजन सरकार ने, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार को अपनी खोई हुई सभी गरिमा सैन पुनः लौटाने का काम किया है। और इसी के साथ यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।